वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और अपन क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर रखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी बच्चों कि प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करती है, चालकों अर्धचालकों की बात की थी, मिश्र धातुओं की बात की थी कि इन सब का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस प्रकार बदलती है। तो इस लेक्चर में बच्चों बात करेंगे अपन ओम्स लॉ की, ओम के नियम की। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम क्या होता है, तो इसकी चर्चा अपन ने लास्ट लेक्चर में भी की थी। प्रतिरोध के बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में। तो आज अपन बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ अपने को बच्चों क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अपन ने आई धारा प्रवाहित की यानी करंट आई प्रवाहित किया, तो इस चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी जब अपन वैसे तो अपन बोलते हैं कि विभवांतर जब लगाओगे तभी धारा प्रवाहित होगी, तो अपन ने बोला कि इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर है और इस प्रवाहित धारा के मध्य एक संबंध होता है, उस संबंध को जो बताता है उसको अपन ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ पढ़ने से पहले अपन इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी, अपन बोले कि आपके पास ये जो चालक तार है, इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे जैसे लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और साथ में इसका ताप। ध्यान से देखो बच्चों, इस चालक तार की बात कर रहा हूं, यानी ये जो अपन ने कंडक्टर लिया है इसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ताप, ये सब नियत रहे, नियत मतलब कांस्टेंट रहे, तो ओम का नियम अपने को क्या कहता है कि इस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। देखो बच्चों, ये जो चालक के सिरों पर विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होगा। कब होगा, जब तक इस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और ताप, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। लास्ट लेक्चर में बच्चों पर ने बात भी की थी प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध कब बदलता है, ताप, जब ताप में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध भी बदलेगा। और आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, यानी ये दोनों चीजें बदलती हैं तो भी आपका प्रतिरोध क्या होगा, बदलेगा। तो बात करते हैं बच्चों, यहां से इस कांस्टेंट को आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा आर, और इस आर को ही आपने क्या बोला था, या तो अपन इसको नियतांक बोलते हैं या आप इसको दूसरा नाम क्या देते हो बच्चों, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्लियर है। अब ये जो आर है ना, ये कांस्टेंट है किसके लिए, ओम के नियम के लिए। अगर जब भी आपको ओम के नियम की बात करें तब आपको प्रतिरोध को क्या रखना पड़ेगा, नियत रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब ही आपका ये जो रिलेशन है विभवांतर समानुपाती आई तभी वैलिड होगा। कब होगा, जब आपका प्रतिरोध क्या रहेगा, कांस्टेंट। और प्रतिरोध कांस्टेंट कब रहेगा बच्चों, जब आपके पास इस चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इसका ताप क्या रहे, कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों। तो ये था अपने पास ओम का नियम, यानी यहां पर समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है आर, जिसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध।
अब बच्चों अपने पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। एक तो वो चालक या वो पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं, उनको तो अपन बोलते हैं बच्चों ओमीय पदार्थ या ओमीय चालक, ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक कंडक्टर, ठीक है बच्चों। यानी ओमीय पदार्थ कौन से कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनके लिए प्रतिरोध क्या हो, कांस्टेंट हो, और जिनके लिए V समानुपाती I मिले, वो सारे क्या होते हैं? ओमीय पदार्थ होते हैं। अनोमीय पदार्थ कौन से होते हैं? अनोमीय पदार्थ, अनोमीय पदार्थ या अनोमीय चालक, जिनके लिए R कांस्टेंट नहीं होगा, यानी R बदलेगा तो V समानुपाती I वाला संबंध अपने को नहीं मिलेगा। तो इनकी बच्चों आगे बात करते हैं। अभी आप इतना समझो, यहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बच्चों? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब ध्यान से देखो, अगर अपन छोटे से ग्राफ की बात करें, यानी V और I के बीच अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करो, तो वो ग्राफ आपके पास क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। देखो V समानुपाती है I के, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा या V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप देखना चाहूं तो ये वाला कोण थीटा, यानी आप क्या लिख सकते हो? स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों का? tan थीटा से क्या? तो देखो tan थीटा क्या हो जाएगा? यहां से डेल V अपॉन I, और डेल V अपॉन I, देखो यहां से डेल V इक्वल्स टू आई आर, और डेल V अपॉन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? R। यानी डेल V अपॉन I को अपन क्या लिख सकते हैं? R। यानी अगर आप V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप देखो, ये क्या है? स्लोप, इसका ढाल है बच्चों। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? या तो आप बोल दो डेल V अपॉन I या फिर R। क्लियर है इतनी सी बात? ये चीज बहुत बेसिक चीज है, अपन 10th क्लास में भी पढ़े हैं इसको। सीधी सी बात है, आपके पास चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल और ताप, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो आप इस चालक तार के लिए क्या बोल सकते हो कि इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होगा? धारा के समानुपाती। यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाओ तो कांस्टेंट क्या आएगा? R, और उस R को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो, ये था अपना ओम का नियम। अब देखो बच्चों, जैसे अपन बात करें कि विभवांतर समानुपाती होता है I, यानी धारा के, यानी अपन बोल सकते हैं कि यदि आपके पास कोई ऐसा पदार्थ हो जो ओम के नियम की पालना करे, तो उसके लिए अपन ने बोला कि डेल V और I के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधा मिलेगा। और किसके लिए मिलेगा? जिसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। याद रखना, प्रतिरोध क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, तभी आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई चालक है, उसके लिए धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ ये मिला, तो बच्चों एक चीज याद रखना, अगर अपन बात करें ओमीय पदार्थ की, यानी वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हों, उनके लिए भी ये ग्राफ कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी यदि आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे, ना, तो ये ग्राफ चेंज हो सकता है।
क्लियर है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है बच्चों कि यदि अपन हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ है वो थोड़ा सा कुछ ऐसे मिलेगा आपको, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर बदलेगा, और आर बदलेगा तो यहां पर V समानुपाती I आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो एक तो ये एग्जांपल हो गया कि यदि आपके पास कोई चालक है, हो सकता है वो ओम के नियम की पालना करे। अगर वो ओम के नियम की पालना करेगा तो आपके पास ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि यदि ये ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन चाहते हो तो टेम्परेचर को भी थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। हाई टेम्परेचर से क्या होगा? रेजिस्टेंस बदलेगा बच्चों। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बदलेगा। एक आपने डायोड का नाम सुना होगा, डायोड। डायोड के अंदर भी क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। इस डायोड के लिए अपन V और I के बीच जब ग्राफ बनाते हैं ना, V और I के बीच, यानी ये तो V और ये I, तो डायोड की बाइसिंग दो तरीके से की जाती है। यानी डायोड को सर्किट में जोड़ने के दो तरीके हैं अपने पास, एक तो अग्र बायस और एक पश्च बायस, यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो अपन फॉरवर्ड बायस में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है। आप देखो ये वाला ग्राफ भी V और I के बीच ही है, ध्यान रखना, विभवांतर और धारा के बीच ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना बच्चों। देखो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिल रहा है, यानी कुछ डिस्टेंस तक V समानुपाती नहीं है I के, उसके बाद थोड़ा ग्राफ आपको क्या मिल रहा है, V और I दोनों एक दूसरे के समानुपाती दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसके अंदर भी बच्चों ध्यान रखना, जो डायोड का प्रतिरोध है वो प्रतिरोध बदलता है। ठीक है, अब ये पूरी जो डिटेल में पढ़ेंगे वो अपना सिलेबस के एंडिंग में सेमीकंडक्टर अपना पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में अपन अच्छे से बात करेंगे। तो ये तो अग्र बायस में ग्राफ प्राप्त होता है, और पश्च बायस की बात करें तो पश्च बायस के अंदर ये वाला ग्राफ, यानी यहां पर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, और वो किस में होती है, लगभग माइक्रो एम्पियर के अंदर या एम्पियर के अंदर बोल सकते हैं अपन। और पश्च बायस में जो होती है वो किस में होती है, मिली एम्पियर में। किस में होती है, मिली एम्पियर में, यानी बहुत थोड़ा सा करंट मिलता है। और इसमें क्या होगा, माइक्रो एम्पियर के अंदर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के अंदर। डायोड को जब आप अगर बायस में जोड़ते हो तो करंट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, और पश्च बायस में जब जोड़ते हो तो करंट की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है, यानी मिली एम्पियर के आसपास। तो जब अपन डायोड के लिए धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, ये पूरी डिटेल से अपन पढ़ेंगे चैप्टर, अपने फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो नोट करो, देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं कि ओम का नियम V समानुपाती I कब प्राप्त होगा, जब R कांस्टेंट रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने R की बात की थी थोड़ी सी, तो एक बार R की बात कर लेते हैं। तो ये R का फॉर्मूला क्या था, ml ne स्क्वायर टाउ इंटू ए। ये लास्ट लेक्चर में अपन ने पूरी डिटेल में देखा था कि फॉर्मूला कहां से आया है। इस वाले के अंदर देखो, ये जो R की वैल्यू है ml ne स्क्वायर टाउ इंटू ए। इसमें देखो m क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। L क्या है बच्चों, यहां पर चालक की लंबाई, जो चालक तार लिया था अपन ने उस चालक तार की लंबाई। N क्या है यहां पर, एकांक आयतन में
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और एक ये था टॉ, जिसको अपन ने बोला था विश्रांति काल। क्या बोला था इसको, विश्रांति काल। और ए क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखो थोड़ा सा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि अपन इस फॉर्मूले की दोबारा बात करेंगे ओम्स लॉ के अंदर। तो अपन ने बोला कि किसी भी चालक के लिए डेल वी समानुपाती आई तभी मिलेगा जब आपका आर क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। यानी प्रतिरोध जब कांस्टेंट रहता है तभी अपने को ये संबंध मिलता है। तो प्रतिरोध कांस्टेंट कैसे रहेगा, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये कांस्टेंट बच्चों कभी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट है। बात करें अपन एल, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई भी बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर की लेंथ है वो इंक्रीज होती है। बात करें अपन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। किसी चालक का आप ताप बढ़ाते हो तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु से और बाहर आने लग जाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात करें अपन इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी कांस्टेंट है बच्चों, कभी नहीं बदलेगा। तो क्या है, विश्रांति काल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज बच्चों। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो विश्रांति काल क्या होता है बच्चों, कम। विश्रांति काल किसको बोला था अपन ने, इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है ना कर्नल के साथ में, ऐसे ये कर्नल इलेक्ट्रॉन पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इससे टकराने के बाद जितनी देर तक ये फ्री रहता है वो क्या है, इसका विश्रांति काल है। यानी अपन बोलेंगे कि ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, क्या ऊर्जा बढ़ेगी, और ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेगा, टक्कर जल्दी होगी, यानी विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम। तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर अपन बात करें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बच्चों। अपन ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ेगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी तो चेंज होगा। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इतनी चीजें जब कांस्टेंट रहेगी ना तब जाके आपका आर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, एन क्या है, आर के व्युत्क्रमानुपाती। सोचो एन बढ़ेगा तो भी आर चेंज होगा, तो विश्रांति काल बदलेगा तो भी आर बदलेगा। बात करें अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई की, ये दोनों बदलेंगे तो भी आर क्या होगा, बदलेगा। लेकिन ओम का नियम क्या कहता है कि V समानुपाती I आपको तभी मिलेगा जब आपका R क्या रहेगा, कांस्टेंट। R नहीं बदलना चाहिए, और R न बदले इसके लिए अपन को ये चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। क्लियर है। मेन जो रोल है वो किसका है, टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रख दोगे तो R क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों, तो नोट करो, आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डेल V इक्वल्स टू I इंटू आर, ये ओम का नियम है। ये बच्चों अदिश रूप में है, ध्यान रखना। किस रूप में है, अदिश रूप में। क्यों है, क्योंकि विभवांतर भी अदिश राशि है और धारा भी क्या है, अदिश राशि है। धारा अदिश राशि क्यों है, धारा अदिश राशि क्यों है बच्चों, धारा के पास तो परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी अदिश राशि क्यों है, समझो।
मान लो मेरे पास ये दो वायर हैं, एक में करंट है 2 एम्पियर, इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर। तो इस वाले वायर में करंट कितना होगा, 3 और 2 5 एम्पियर। अपन करंट को सीधा जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या सदिश राशियों को सीधा जोड़ सकते हैं बच्चों? नहीं जोड़ सकते। सदिशों को जोड़ने का तरीका क्या है? आपको दोनों सदिशों के बीच का कोण पता होना चाहिए, एंगल कितना है। फिर अपन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालते हैं, फिर उसका परिमाण ज्ञात करते हैं। ये सारे काम करते हो आप। लेकिन यहां तो मुझे देखो जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच किसी कोण की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि धारा के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये सदिश बीजगणितीय नियमों की पालना नहीं करती है। अब सदिश बीजगणितीय योग नियम क्या था कि आप दो सदिशों को जोड़ो तो आपको उसके बीच का कोण पता होना चाहिए, तभी अपन उसका परिणामी सदिश निकाल सकते हैं। तो धारा कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। अपन ने बोला कि जो ओम का नियम है ये वाला अदिश रूप में है। अब इसको अपन सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक धारा घनत्व की बात करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, धारा घनत्व, जिसको J वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब धारा घनत्व जो होता है बच्चों वो सदिश राशि है। देखो धारा और धारा घनत्व दोनों सेम ही है। ये धारा के अदिश रूप को प्रदर्शित करेगा और ये सदिश रूप के। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई एक चालक तार है। इस चालक तार में मान लो ये धारा प्रवाहित हो रही है आई, और मैंने एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिया ये वाला, कोई भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखो धारा जो होती है ना बच्चों, वो इस तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है, संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसमें धारा प्रवाहित की और धारा किसी एक साइड से निकल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। धारा जो होती है वो संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होती है। तो ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? 1। तो बच्चों धारा घनत्व बहुत आसान है, आप क्या लिख दोगे? I/A। इस चालक तार का पूरे का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। तो धारा घनत्व क्या होता है बच्चों? एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात? देखो धारा घनत्व बहुत आसान है, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं बच्चों। अब इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर मैं इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करूं या इस क्षेत्रफल की बात करूं, तो ये जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो क्षेत्रफल इस धारा के लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, तभी अपन लिखेंगे I/A। सपोज करो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने ऐसे लिया है और धारा की दिशा ये है। बताओ दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं है क्या? बिल्कुल लंबवत है। मैंने कहा ये जो क्षेत्रफल है वो धारा के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। अब सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा ले लूं, ऐसे थोड़ा सा ऐसा ले लूं टेढ़ा। देखो एक डायग्राम और देख लेते हैं अपन। मान लो ये चालक तार था अपने पास, यहां पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो मैंने कुछ ऐसे ले लिया इस तरीके से, और धारा की दिशा आपके पास ये है। तो बताओ इस बार ये लंबवत है क्या बच्चों? नहीं है। इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा पीछे।
मैंने एक चीज बताई थी आपको, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, मान लो ये कोई पृष्ठ है आपके पास और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए है सपोज करो। तो मैंने इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसको मैं बोलता हूं डी ए। कुछ भी बोल दो आप, इसका क्षेत्रफल एस ले लो तो ये क्या बन जाएगा, डी एस, जिसको अपन ने क्या बोला था, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश बोला था। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ पे मैंने एक छोटा सा अल्पांश ए ले लिया, तो इस अल्पांश की जो दिशा होती है वो इस पृष्ठ के लंबवत होती है बच्चों, ऐसे। क्लियर है। अब यहां पर ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है मैंने, ये क्या है, सदिश है, ध्यान रखना। अपन ने विद्युत फ्लक्स के अंदर इसकी बात की थी, आपको पीछे वाला लेक्चर आपने देखा है। तो विद्युत फ्लक्स के अंदर बात की थी कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है बच्चों। तो सपोज करो ये मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसे ले लिया, तो यहां पर क्या होगा, इसका मान लो एरिया वेक्टर हो गया। और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, एरिया वेक्टर की, एरिया वेक्टर पृष्ठ की क्या होता है, लंबवत होता है बच्चों। पृष्ठ की क्या होगा, लंबवत। तो यहां पे देखो एरिया वेक्टर और करंट के बीच कोण कितना है, थीटा। तो मैंने क्या कहा कि ये जो एरिया है वो करंट के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो लंबवत नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लिख लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ए कोस थीटा। ए कोस थीटा यानी या तो आप ये बोल दो कि क्षेत्रफल है वो धारा के क्या होना चाहिए, लंबवत, या फिर आप ऐसे बोल दो कि एरिया वेक्टर है वो समांतर होना चाहिए किसके, धारा के। बोलो क्लियर है इतनी सी बात। या तो आप केवल क्षेत्रफल ले लो, केवल क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, धारा के लंबवत। या फिर आप ऐसे बोल दो कि इस क्षेत्रफल को या इस पृष्ठ को मैंने किसी कोण पे माना है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, उसका वो वाला कंपोनेंट लेना है जो करंट की डायरेक्शन में हो। यानी इस ए का ये वाला घटक ए कोस थीटा, यानी इस ए का वो घटक लेना है जो किसकी डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा। बोलो बच्चों क्लियर है। अगर आप केवल और केवल पृष्ठ की बात कर रहे हो, पृष्ठ के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कब, जब आपका ये पृष्ठ इस विद्युत धारा के क्या हो, लंबवत हो। अगर ये लंबवत न होकर किसी कोण पर है तो आप क्या करोगे, इसका एरिया वेक्टर लोगे, क्षेत्रफल सदिश लोगे और उस क्षेत्रफल सदिश का वो घटक लिखोगे जो करंट की डायरेक्शन में हो। तो करंट की डायरेक्शन में ए का घटक क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो मैंने लिख दिया J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कोस थीटा। ये होता है बच्चों धारा घनत्व, यानी किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है बच्चों, धारा घनत्व। चलो इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक बताओ जल्दी से। करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका मात्रक हो गया। फिर अपन ने बोला कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो देखो आगे। अब बच्चों जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, वो क्लास 12 यानी बोर्ड के स्टूडेंट के जो बच्चे हैं
बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी अपन ओम के नियम का सदिश रूप लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म सदिश रूप किसका बच्चों? ओम के नियम। ओम के नियम का सदिश रूप लिखते हैं अपन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड क्लास यानी एक आरपीएससी या सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। देखो आपने एक छोटा सा संबंध पढ़ा है पीछे, धारा और अपवहन वेग में I इक्वल्स टू NEA VD। ये संबंध अपन ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली इसकी कि विद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है। फिर बच्चों यहां से अपन बात करते हैं अपवहन वेग की। तो अपवहन वेग का फॉर्मूला आया था आपके पास EV/m इंटू L और ये टाउ एवरेज। वैसे तो इसका मेन फॉर्मूला क्या था? VD इक्वल्स टू माइनस EE/m इंटू टाउ, यही था। ये माइनस भी आता है और माइनस अपने को क्या बताता है बच्चों? दिशा बताता है। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की क्या चलते हैं? विपरीत चलते हैं। तो इस E को अपन ने चेंज किया था विभवांतर के रूप में, यानी यहां से अपन ने लिखा था V इक्वल्स टू E इंटू L और E इक्वल्स टू आया था अपने पास V/L। तो ये तो अपवहन वेग था विद्युत क्षेत्र के रूप में और ये अपवहन वेग है विभवांतर के रूप में। ये वाली वैल्यू अपन यहां पे रख लेते हैं। तो I इक्वल्स टू NEA, इस माइनस को छोड़ दो, ये तो दिशा बताता है। और VD की वैल्यू क्या आ गई? EV/m इंटू L और ये टाउ एवरेज। तो I की वैल्यू क्या आएगी? NE स्क्वायर A V/m इंटू L और ये टाउ। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं। यहां से पहले V की वैल्यू निकालो। तो V की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ml, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू L और नीचे आएगा आपके पास NE स्क्वायर A टाउ और ये बन गया आपके पास I। ये बनेगा बच्चों। देखो m इंटू L तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये बाकी सब नीचे आ जाएगा NE स्क्वायर A इंटू टाउ। चलो उसके बाद में ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं किसकी, इस L को यहां पे ले आओ, V/L, तो यहां पे आपके पास बचेगा m/NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। अब देखो V/L को मैं क्या लिख सकता हूं? E लिख सकता हूं बच्चों। फिर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से बात करूं इसकी, ध्यान से देखो, इस I और A को तो छोड़ दो, m/NE स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है बच्चों आपको? देखो इसमें लास्ट टॉपिक में अपन ने R का फॉर्मूला लिखा था, mL/NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो यहां से R इक्वल्स टू L/A को तो ऐसा इसका ऐसा, और ये m/NE स्क्वायर टाउ, इसको अपन ने बोला था रो, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब इस रो की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां से देखो m/NE स्क्वायर टाउ, यही है क्या? तो यहाँ पे यही बन रहा है क्या? m/NE स्क्वायर इंटू टाउ। ए को छोड़ दो, तो ये क्या बन गया आपके पास? रो। और I/A अभी पढ़ा था बच्चों, धारा घनत्व है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं? J। अब देखो J भी सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है, तो यहां से मैं J की वैल्यू निकालूं
तो जे आपके पास आएगा E अपॉन रो। अब रो क्या है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध, और इस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, देखो 1 अपॉन रो, और ये क्या होता है बच्चों? चालकता होती है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? चालकता। ये आगे बात करेंगे, अभी अपन टेंशन मत लो, पूरी चीजें आएंगी। प्रतिरोधकता की बात हो गई। अब अपन विशिष्ट चालकता और चालकता की बात करेंगे, ठीक है। जैसे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है अपन ने, वैसे ही चालकता और विशिष्ट चालकता की बात करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, अभी आप इतना याद रखो कि यहां पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? चालकता। तो यहां से J इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ई। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है सबको? तो ये था बच्चों आपके पास ओम के नियम का सदिश रूप। 12th एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि ओम के नियम का सदिश रूप लिखो, या फिर आपको सीधा क्वेश्चन दे देगा कि सिद्ध करो J इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है। आपको सिद्ध करना भी पूछ सकता है कि सिद्ध करो J इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो कुछ भी नहीं करना बच्चों, धारा और अपवहन वेग के बीच आपने संबंध पढ़ रखा है, यहां से Vd की वैल्यू रख लेना। सबसे पहले तो आप इस L को ले आना इधर, ताकि V अपॉन L क्या बन जाए आपके पास? E बन जाए। फिर जो बच गया, जैसे I अपॉन A को तो आपने J लिख दिया, और M अपॉन N स्क्वायर को आपने क्या लिख दिया? रो। बस इतना सा काम करना है आपको, ज्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है। तो ये आपके पास J इक्वल्स टू सिग्मा E, जो आपके पास ओम के नियम का क्या है बच्चों? सदिश रूप है। बोलो, क्लियर है? आज अपन ने दो चीजों की बात की, ओम का नियम क्या होता है और साथ में धारा घनत्व है, और साथ में क्या देखा कि ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो अगले लेक्चर में बच्चों बात करेंगे अपन प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोध क्या होता है वो बात कर ली अपन ने। अपन बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।